एसिड की मात्रा है, उस एसिड की मात्रा को काटने के लिए एंटासिड का प्रयोग करते हैं, मिल्क को मैग्नेशिया कहते हैं। और इससे होता क्या है, हमारे पेट में जो अम्लीयता का माध्यम बढ़ जाता है, उस अम्लीयता को ये दूर कर देता है, ये उसको उदासीन कर देता है। उदासीन करने के बाद हमारा पेट एकदम क्लियर हो जाता है और हम आसानी से भोजन फिर से पुनः दाब के कर सकते हैं। चलिए, हेलो दोस्तों, सभी को जोहार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल ही टनाटन होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ फिर से जेएसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट केमिस्ट्री स्पेशल में। आज हम सेट 16 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का संग्रह आपके लिए लेकर आए हैं, जो इस बार के एग्जामिनेशन के लिए उपयोगी होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तब भी ये रिएक्ट नहीं करता है। भाई कौन सा ऐसा धातु है जो रिएक्ट नहीं करता ऑक्सीजन से? क्या वो एल्यूमिनियम है, क्या वो चांदी है, क्या वो सीसा है कि जस्ता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है प्यारे, वो आपका हो जाएगा चांदी। चांदी जो है टेम्परेचर बढ़ने पर भी ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट नहीं होता है, नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, इसका क्या कारण है? क्योंकि चांदी जो है प्रकृति में मुक्त रूप में पाई जाती है। मुक्त रूप में देखिए, धातुएं दो रूपों में पाई जाती है पृथ्वी पर। एक होता है संयुक्त अवस्था में और दूसरा होता है मुक्त रूप में, फ्री और कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। तो कुछ धातुएं ऐसी होती है जिसे हम नोबेल धातु भी कह सकते हैं। नोबेल का मतलब ये भाई ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता, किसी से रिएक्शन नहीं करता है। तो ये जो धातुएं होती है, चांदी हो गया, सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, इसको नोबेल धातु कहते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता। इसीलिए इनका प्रयोग आभूषणों के रूप में महिलाएं, कुछ कुछ पुरुष भी करते हैं। ठीक है, दूसरा कारण यह है कि ये बहुत ही प्रकृति में कम मात्रा में पाई जाती है, जिसके कारण इसका दाम भी ज्यादा होता है और ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता। इसके कारण जो है ये आभूषण बनाने के उपयोग में लाए जाते हैं। अब बात करते हैं, इन्हें हम नोबेल धातु भी कह सकते हैं। और चांदी का कुछ खासियत भी आपको हम बताना चाहते हैं। चांदी का खासियत क्या है प्यारे? चांदी जो है विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। ये बेटा जैसे लोहा होता है, एल्यूमिनियम होता है, तांबा होता है, पीतल, ठीक है, बहुत तरह का धातुएं होती है। उन धातुओं की अपेक्षा अगर हम लोग देखें तो चांदी में विद्युत जो है ना बहुत ही स्पीड पार होता है। ये रुकता नहीं है, इसमें प्रतिरोध बहुत ही कम है, ये रुक भी नहीं करता, ये सीधे पार कर देता है। ये चीज चांदी में पाया जाता है। चलिए, अब चांदी का आप जरा सिंबल बता दीजिए तो क्या है, जल्दी कमेंट करके देखते हैं कितने जनों को पता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, चौक का रासायनिक नाम। भाई बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। चौक, चौक, खड़िया, संगमरमर, नाम आप जरूर सुने होंगे। ये कार्बन का यौगिक होता है एक तरह का। तो इसमें क्या होता है, कार्बोनेट पाया जाता है। कार्बोनेट बोले तो किसका कार्बोनेट? कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। यानी इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो आपका हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा है? जब प्याज काटते हैं, प्याज काट के देखिएगा, आंखों से अश्रुधारा बहने लगेगी। तो जब हम लोग प्याज काटते हैं तो प्याज काटते समय आंखों से जो अश्रुधारा बहती है, तो प्याज में कौन सा ऐसा तत्व मौजूद रहता है जिसके कारण आपको रोना आ जाता है? क्या ऐसा तत्व होता है? क्या वो कार्बन होता है, क्या वो नाइट्रोजन होता है, क्या वो सल्फर होता है कि हाइड्रोजन होता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है प्यारे, वो आपका हो जाएगा सल्फर। सल्फर होने के कारण क्या होता है, उसमें जो झांझ उत्पन्न होती है जिसके कारण आंखों में जलन होने लगती है, वो सल्फर ही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है? भाई कौन सी ऐसी गैस है जो रंगहीन और गंधहीन क्या है, नहीं है? तो कौन सा ऐसा है भाई? नाइट्रोजन रंगहीन है, रंगहीन और गंधहीन भी है, कोई रंग नहीं है, कोई बास भी नहीं मारता है, नहीं पहचान सकते हैं। ऑक्सीजन का भी सेम रूल है भाई, नहीं मारता है। हाइड्रोजन का भी सेम रूल, लेकिन ये जो क्लोरीन है ये बास मारता है, यानी गंधहीन है और रंग भी होता है, हरे पीले रंग का ये यौगिक होता है। चलिए इसके बारे में आपको और कुछ विशेष चीजें बताते हैं जो आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए, क्लोरीन हरे पीले रंग का तीखी और दम घोटने वाली गैस है। इसको कोई सूंघता है तो सीधे मर जाता है, ठीक है, बेहोश हो जाएगा, नहीं तो सीधे ईश्वर के पास पहुंच जाता है। इस गैस के हरे पीले रंग होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? क्लोरीन। जिसमें अगर देखा जाए क्लोरस और ग्रीनिश मतलब येलो रखा गया है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में, पेयजल को शुद्ध करने में, कीटनाशक के रूप में तथा मस्टर्ड गैस आदि में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर देखिए, बरसात के दिनों में कुआं जब भर जाता है, पानी भर जाता है, तो पानी में क्या ब्लीचिंग पाउडर मिला दिया जाता है। क्यों मिला दिया जाता है? क्योंकि उसमें जो उत्पन्न कीटाणु होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, उन जीवाणु को मौत का नींद सुलाने के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं।
कुछ दिन पीने में खराब लगता है क्योंकि मरा हुआ रहता है, और ऊपर से उस गैस का भी ये रहता है जिसके कारण, ठीक है मजाक कर रहे हैं, वो गैस डाल दिया जाता है, मतलब वो पाउडर डाल दिया जाता है, पाउडर घुल जाता है तो वो खराब लगता है पीने में, ठीक है। इससे क्या होता है, जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, फिर कुछ दिन बाद वो सही हो जाता है, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है जीवाणुओं को मारने के लिए। अब हम बात करते हैं ये ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो चलिए आपको दिखा देते हैं। जब हम बूझे हुए चूने को ले आते हैं, इसको ले आते हैं बूझे हुए चूने को, और इसके ऊपर जरा क्लोरीन गैस से रिएक्ट करवा देते हैं, ये बन जाता है बाबू CaOCl2, CaOCl2 बन जाता है, और प्लस H2O बन जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं, ये जो CaOCl2 है इसी को बोला जाता है बुझा हुआ चूना। इसका कई प्रयोग में हम लोग लाते हैं, जैसे आपको हम बता दिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है? कार्बन का संयुक्त रूप यानी कंबाइंड। देखिए कार्बन जो है ना प्रकृति में दो रूपों में पाई जाती है, एक हमेशा दोस्ती के साथ मौजूद रहता है, एक हमेशा अकेला रहता है। इसका दो रूप है, ठीक है, एक फ्री स्टेट और दूसरा होता है कंबाइंड स्टेट, जिसे संयुक्त अवस्था और मुक्त अवस्था के नाम से हम लोग जानते हैं। अकेले रहेगा तो मुक्त अवस्था, और किसी के साथ जुड़ के रहेगा, दोस्ती यार बना के रखेगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग संयुक्त अवस्था। तो कौन संयुक्त अवस्था रूप में नहीं होता? संयुक्त रूप में क्या? चौक। चौक अभी आपको बताएं, कैल्शियम कार्बन अपने साथ ढेरों जन को शामिल करके रखता है, कैल्शियम को, कार्बन को, ऑक्सीजन को, तो ये तो होगा ही नहीं। मार्बल, ये तो कार्बोनेट है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। डोलोमाइट, ये भी नहीं होगा। या क्या हो जाएगा? हीरा। हीरा जो है प्यारे, ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाई जाती है, और इसमें 100% कार्बन होता है, और कार्बन का ये अपरूप होता है। अपरूप क्या होता है? देखिए वे पदार्थ जिनका क्या होता है, अणुसूत्र जो है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, मतलब जो संरचना है वो अलग अलग होता है, लेकिन रासायनिक जो गुण है वो क्या होता है, एक होता है। उसको कहते हैं हम लोग क्या? अपरूप कहते हैं। तो कार्बन का 3 अपरूप है। एक होता है हीरा, जो प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ है। दूसरा है ग्रेफाइट, और तीसरा है बंकमिस्टर फुलेलिन, ठीक है। तो ये 3 कार्बन के अपरूप होते हैं। बार बार एग्जाम में पूछा ही जाता है कि बताइए अर्थ का सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है। ऑप्शन दिया रहेगा लोहा, सोना, चांदी, हीरा, तो आपको क्या मारना है? हीरा। जी हाँ, धातुओं से ये ज्यादा कठोर होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, नाइट्रोजन का प्रयोग विद्युत बल्बों में किया जाता है। भाई नाइट्रोजन का प्रयोग हम लोग विद्युत बल्बों में क्यों करते हैं? ठीक है, देखिए नाइट्रोजन जो गैस होती है ना, एक तरह का अक्रिय माध्यम प्रदर्शित करती है, जिसके कारण चिप्स के थैले में भी इसका प्रयोग किया जाता है, पैकेट में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन को हटाकर उसके जगह पर डाली जाती है, और ये पदार्थों को उपचयित होने से बचाती है। उपचयित का मतलब उसको ऑक्सीजन उससे सट जाता है ना, सटने से क्या होता है, वो खराब हो जाता है। तो ऑक्सीजन को बोल रहा हो तुम दूरे में रहो, हम इसके पास हैं, तुम भटक नहीं सकते हो। अब भटक नहीं सकते हो तो भाई बचा के रखता है। ऑक्सीजन उसका दुश्मन है खाना का। हम लोग जो खाद्य पदार्थ खाते हैं ना, खाना का दुश्मन कौन है? ऑक्सीजन। लोहा का दुश्मन कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन से दूर रखते हैं, ऑक्सीजन से दूर रखेंगे तो ये सुरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है, जिसके कारण हम लोग नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। उसी तरह का बल्ब, बल्ब जो है प्यारे, बल्ब में ऐसे करके तार होता है। तार को जब हम लोग तार में विद्युत धारा देते हैं तो उसमें क्या होता है, विद्युत धारा गमन करती है, और वो उसमें रेजिस्टेंस होता है, तो वो गर्म होने लगता है और वो लाइट देता है। तो कांच देखे होंगे, वो कांच को जरा तोड़ देंगे और फिर उसको जलाएंगे तो फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन से वो रिएक्ट कर जाता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट होने के कारण वो फ्यूज होता है। अगर हम ऑक्सीजन को जाने ही ना दे तो फिर वो फ्यूज होगा क्या? नहीं होगा। तो उसकी जगह पे हम लोग क्या डाल देते हैं? नाइट्रोजन या अक्रिय गैसें डाल देते हैं। अक्रिय गैसें हीलियम हो सकता है, आर्गन हो सकता है, ये सब डाल के क्या करते हैं हम लोग? बल्बों को उपचयित होने से बचाते हैं। तो चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दहन को सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि नाइट्रोजन कभी भी बोलता है कि तुम आ जाओ और आग लग जाओ, ऐसा नहीं होगा। हम जब तक हैं आग लगने नहीं देंगे, तुमको समर्थन देबे नहीं करेंगे कि उसको जला दो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक का संगमरमर संगमरमर कहा जाता है, यानी मार्बल कहा जाता है? अभी आपको हम बताएं भाई संगमरमर किसको कहा जाता है, सीधे मार देना है, कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किन तत्वों के बाह्य रूप कोश में 7 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखिए बोल रहा है इसमें से कौन सा ऐसा समूह है। देखिए तत्व वो देता तो आराम से लिख के हम बता सकते हैं भाई लास्ट कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, देख लेंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें समूह का नाम दे दिया। पीरियोडिक टेबल यदि आप पढ़े हैं, आवर्त सारणी पढ़े हैं, तो उसमें समूह का अलग अलग नाम होता है। जैसे इसमें हेलोजन दिया है, संक्रमणीय तत्व बोला, निष्क्रिय गैसें बोला, अंतर संक्रमणीय तत्व बोला है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऐसा समूह है जिसका बाह्य कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है? तो देखिए इसका जो आंसर होगा प्यारे वो हो जाएगा हेलोजन।
हेलोजन क्या है? ग्रुप 17 में पाए जाने वाले तत्वों को हेलोजन कहा जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सीबीआई, फर्जी आंटी, ठीक है, इसका ट्रिक है याद करने का। तो ये सब पाया जाता है। तो क्लोरीन को देख लीजिए, फ्लोरीन को देख लीजिए, ब्रोमीन को, आयोडीन को। तो क्लोरीन होता है 17 नंबर पे, फ्लोरीन होता है 9 नंबर पे। ध्यान से देखिए, 2, 8, 7, लास्ट कक्षा में कितना आ गया? 7। अगर हम 2, 9 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेक करते हैं तो 2,7, ये भी 7 आया, हम 7 7 हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा हेलोजन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन एक परमाणु है? एक परमाणु किसको कहा जाता है? देखिए, जिसका बाह्यतम कक्षा में अष्टक जो होता है वो पूरा हो या बाह्य कक्षा पूरा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं एक परमाणु को, जो किसी से रिएक्ट नहीं होता है, किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा। इसका बेटा ना इलेक्ट्रॉन लेने का काम है ना देने का काम है, ये एकदम कांस्टेंट रहता है, ना लेने का ना देने का। ऐसा अगर कोई करता है एलिमेंट तो उसको बोलते हैं एक परमाणु। और जो जितना लेके आजाद होता है, बोले तो ऑक्टेट को पूरा करता है जितना लेके, उस तरह से क्या होता है? एटोमिसिटी निर्धारित किया जाता है। परमाणुकता का मतलब वही एटोमिसिटी का बात किया जा रहा है। तो इसमें से कौन सा ऐसा है तत्व जिसका मोनो एटोमिसिटी होता है, मतलब अकेले होता है, एक परमाणु होता है? क्या गंधक है, क्या आर्गन है, क्या हाइड्रोजन है, क्या ऑक्सीजन है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है प्यारे वो आपका हो जाएगा आर्गन। क्योंकि आर्गन क्या है? एक नोबेल गैस है। कौन सा गैस है? नोबेल। नोबेल गैस बोलिए या इनर्ट गैस बोलिए या इसको अक्रिय गैस बोलिए या इसको उत्कृष्ट गैस बोलिए, कई नामों से ये विख्यात है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? आर्गन। और ये सिर्फ नहीं है, इसके साथ आप हीलियम को देख सकते हैं, हिना, नीना और करीना का जेरोक्स रंगीन। ये जो तत्व होते हैं, इन तत्वों को हम लोग नोबेल गैस के नाम से जानते हैं। इसका कक्षा में लास्ट में 2 होता है, इसका 8, इसका भी 8, इसका भी 8, इसका भी 8 और इसका भी 8, सबका 8 8, खाली इसका 2। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा अक्रिय गैस है जिसका बाह्य कक्षा में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होकर वो आजाद हो जाता है, यानी स्वतंत्र हो जाता है। तो वो हीलियम होता है, एकमात्र हीलियम है। अपवाद, चलिए केमिस्ट्री में बहुत सारा अपवाद आप पढ़े होंगे और एक अपवाद सही। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है? भाई अब किसका बात है? हाइड्रोजन का। तो पहले हाइड्रोजन को छाप लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो 1 ही हो जाएगा। किसके समान होता है? क्या क्षारीय मृदा धातुओं के समान, क्या अक्रिय गैसों के समान, कि क्षारीय धातुओं के समान, कि हेलोजेंस के समान? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा प्यारे वो आपका हो जाएगा क्षारीय मृदा धातुओं के समान। क्षारीय मृदा धातु किसको कहते हैं? अल्कली अर्थ मेटल जिसको हम लोग कहते हैं। पहला जो ग्रुप होता है आवर्त सारणी में, हलीना करे रब से फरियाद, ठीक है, हलीना करे रब से फरियाद। तो ये जो ग्रुप 1 है जिसे हम 1A के नाम से जानते हैं, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ठीक है, आप देख सकते हैं हाइड्रोजन सबसे फर्स्ट में है, तो कौन सा ग्रुप में है? तो ये फर्स्ट ग्रुप में। इसको कहा जाता है क्षारीय मृदा धातु, अल्कली अर्थ मेटल के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी धातुएं ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है? देखिए, ठंडे पानी से अभिक्रिया कौन सी धातु करेगी? जो ज्यादा अभिक्रियाशील होगी। जो ज्यादा अभिक्रियाशील होगी तुरंत ठंडा पानी से क्या कर लेगी? रिएक्ट कर जाएगी और रिएक्शन कर जाएगी, जिसको हम लोग कह सकते हैं वो एकमात्र क्या होगा? वो हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम बहुत ही ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है, क्योंकि इसको कभी भी खुला छोड़ा नहीं जाता, हमेशा बांध के रखते हैं। और कहाँ बांध के रखते हैं? इसको सीधे बांध के अंदर घुसा के रखते हैं। बांध बोले तो पानी के अंदर इसको घुसा के रखते हैं। पानी बोले तो केरोसिन, ठीक है। यहाँ पे बांध का मतलब वो नहीं कि जल के नीचे रखेंगे, जल के नीचे नहीं रख सकते, जल में जल जाता है। इसको केरोसिन तेल के अंदर डुबो कर रखा जाता है। पोटासियम को भी डुबो कर रखा जाता है और सोडियम को भी डुबो कर रखा जाता है। सोडियम और पोटासियम ये दोनों जो तत्व होते हैं, जो धातुएं होती है, ये बहुत ही अभिक्रियाशील होती है और मुलायम भी होती है कि आसानी से इसको चाकू से काटा जा सकता है, आसानी से चाकू से काट सकते हैं। और इसीलिए इनको केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है, ज्यादा अभिक्रियाशील है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, धातु ऑक्साइड बनाने के लिए डैश की भाप के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। भाप के साथ कौन अभिक्रिया करेगा? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, आयरन, ये 3 प्रजाति एक के साइड का है।
एक के जात भेद का है, इसको छोड़ देते हैं, वही डायरेक्ट हो जाएगा आयरन। आयरन यानी लोहा। लोहा जो होता है ना, ये भी पानी के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन भाप के रूप में। जब भाप के रूप में लोहा का अवस्था होता है, ठीक है, लोहा का नहीं मतलब पानी का अवस्था भाप के रूप में होता है, तब वो लोहे के साथ रिएक्ट कर जाता है। इसीलिए जो बड़े बड़े टैंक होते हैं, लोहे लोहे के टैंक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है, उससे क्या होता है, विषैला पदार्थ का निर्माण होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, इनमें से कौन सी गैस अजनबी गैस कहलाती है? भाई अजनबी, पहले नाम सुने होंगे, सुने होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइए, जिसको जिसको पता है जल्दी जल्दी। तो अजनबी गैस किसको कहते हैं भाई? जिससे हम लोग अनजान हैं, ठीक है, प्रयोगशाला में जो बनाया गया है, क्या आर्गन है कि क्रिप्टॉन है कि नियॉन है कि जेनॉन है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे, वो आपका हो जाएगा जेनॉन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, कार्बन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कार्बन के बारे में आप देखिए, पढ़ते हैं कौन सा कथन सत्य है। कार्बन एक उत्कृष्ट गैस है, एकदम ही गलत। उत्कृष्ट गैस होगा क्या? गैस है क्या है अभी तो आपको हम बताएं। कार्बन प्रकृति में उपधातु, उपधातु भी नहीं है भाई। कार्बन प्रकृति में धातु है, एकदम ही नहीं है। कार्बन प्रकृति में अधातु, बिल्कुल सही है भाई, कार्बन एक अधातु है, बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। ये भूपर्पटी में पाया जाता है 0.02%, और वायुमंडल में यानी एटमॉस्फेयर में ये पाया जाता है 0.03%। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए 0.05% ये पृथ्वी पर पाया जाता है। लेकिन इसका दोस्ती बहुत है, रिश्तेदार बहुत बना कर रखा, हर घर में इसको देखने को मिल जाएगा ये कार्बन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने के दौरान निम्नलिखित में से किसमें हमेशा वृद्धि होती है? एक समूह ले लीजिए, ऊपर हलीना, ठीक है, हलीना, ठीक है, ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या वृद्धि होती है? धात्विक गुण, ऑक्सीकरण क्षमता, विद्युत ऋणात्मकता, कम होने की प्रवृत्ति। तो भाई ना कम होने की प्रवृत्ति होगा, ना विद्युत ऋणात्मकता होगा, ना ऑक्सीकरण क्षमता होगा। होगा तो क्या? धात्विक गुण, क्योंकि देखिए यह धातु था, ये धातु बन गया, इससे ज्यादा धात्विक गुण है। इसके नीचे जितने भी धातुएं होती है उसमें गुण जो है, धात्विक गुण वो बढ़ता चला जाता है जब भी हम ऊपर से नीचे उतरते हैं, ठीक है। और जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, दाएं से बाएं जाते हैं, ठीक है, और जैसे बीच में उप धातुएं पाई जाती है जिसको मेटलॉइड्स हम लोग कहते हैं, उसके बगल में इधर लेफ्ट साइड में अगर देखिएगा, लेफ्ट साइड में धातु होता है और राइट साइड में अधातु होता है। धातु से अधातु की ओर जाते हैं तो इसका जो ऋणात्मक गुण है वो बढ़ जाता है और धनात्मक गुण घटता है। धात्विक प्रॉपर्टी घटती है, अधात्विक प्रॉपर्टी बढ़ती है जब बाएं से दाएं जाता है, और इसी का ऑपोजिट ये होता है। तो ये सब क्वेश्चन पूछा ही जाता है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपच के दौरान पेट के दर्द से छुटकारा पाने के लिए लोग निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? अपच, जब पेट खराब हो जाता है, एसिडिटी वगैरह हो जाता है, ज्यादा ठूस लेता है इंसान, तो पेट उसका डैमेज हो जाता है। उस स्थिति में हम उस अपच को रोकने के लिए क्या लेते हैं? क्या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, टमाटर का रस पी जाते हैं, नींबू का रस पी जाते हैं, कि जठर रस? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है, जिससे आपका पेट जल्दी ठीक होगा, वो हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये एक तरह का क्षार होता है, इसको एंटासिड भी कह सकते हैं। हमारे अंदर, पेट के अंदर जो एसिड की मात्रा है, उस एसिड की मात्रा को काटने के लिए एंटासिड का प्रयोग करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। और इससे होता क्या है, हमारे पेट में जो अम्लीयता का माध्यम बढ़ जाता है, उस अम्लीयता को ये दूर कर देता है, ये उसको उदासीन कर देता है। उदासीन करने के बाद हमारा पेट एकदम क्लियर हो जाता है और हम आसानी से भोजन फिर से पुनः दाब के कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, वो पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हैनिंग ब्रॉन्ड द्वारा की गई थी? हैनिंग ब्रॉन्ड ने किसको खोजा था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है प्यारे, वो हो जाएगा आपका फास्फोरस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? आघात वर्धनीय यानी सबसे ज्यादा, ठीक है, जो ज्यादा छितरा जाता है, छितराना। आघात वर्धनीय का मतलब होता है छितराना, मारते जाए दपादप और वो छितराते जाएगा, उसको बोलते हैं आघात वर्धनीयता। और जिस धातु का आघात वर्धनीयता सबसे ज्यादा है, उसी का तन्यता भी ज्यादा होगा। यानी इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा गोल्ड। गोल्ड के बारे में एक प्रश्न आपको बता देते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। 1 ग्राम सोने से कितनी लंबी तार खींच सकते हैं? तो 2 किलोमीटर लंबी तार खींच सकते हैं। सोच सकते हैं कितना पतला तार होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता? अभी तक आप सुने होंगे चाकू से आसानी से काटा जाने वाला, अब नहीं काटा जाने वाला। एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। देखिए लिथियम को काट सकते हैं, सोडियम को काट सकते हैं, पोटेशियम को काट सकते हैं।
ठीक है, सोडियम को काट सकते हैं लेकिन एल्यूमिनियम को नहीं काट सकते हैं, ये बहुत कट हो रहा है, घर में जाकर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को आसानी से काट सकते हैं, और इसमें से जो लिथियम होता है ये सबसे हल्की धातु होता है। ठीक है, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे हल्की धातु। अरे चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये अंतिम प्रश्न है, उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। अभी आपको बता दिए, मार दीजिए सोडियम, आपका सही हो जाएगा। तो आपको बताना है ये जो सेट है इसमें आपका कितना अंक आया, 20 में से 20 आप कितना उठा पाए नहीं उठा पाए, कमेंट करके जरूर बता दीजिए। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।